फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहा है शाम के 8:30 और हम लोग स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 9 ऑफ रेस्पिरेशन सर्कुलेशन। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, दो पार्ट देखेंगे, डब्ल्यूबीसी देखेंगे एंड प्लेटलेट देखेंगे। ठीक है, मे बी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी में इसके आपके टाइप पूछ सकते हैं। इसके टाइप्स है, अगर हम लोग देखेंगे आगे कौन से टाइप्स है। प्लेटलेट में अगर पूछेगा तो इसमें स्पेसिफिकली ब्लड क्लॉटिंग पूछ सकता है, और आगे क्या एमसीक्यू अगर पूछ सकते हो बताऊँगा। 2 मिनट मतलब थोड़ा वेट करो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म इसका क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। सिंपल सी बातें याद रखो। ये कलरलेस होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसी तुम्हारा क्या था? ई न्यूक्लिएट था। उसमें तो ई न्यूक्लिएटेड था, उसमें तुम्हारा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसके अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एमीबॉइड होता है, याद रखना। ठीक है, साइज़ की बात करूँगा तो कंपैरेटिवली इसका साइज़ जो होता है डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी से थोड़ा ज़्यादा साइज़ रहता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मूवमेंट शो करता है जिसको बोलते हैं डायपेडेसिस। क्या बोलेंगे? डायपेडेसिस। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो एमीबॉइड मूवमेंट बाय द डब्ल्यूबीसी एंड मूव आउट ऑफ द कैपिलरी इज कॉल्ड डायपेडेसिस। इसका मतलब क्या? ये देखो जरा, अगर आपका ऐसा ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है, मान लो यहाँ पे छोटा सा पोर है, ये ओपनिंग हो गया या फिर पोर बोल लो। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका आरबीसी है, ऐसा डबल शिकल शेप आरबीसी है, और आपका यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा बड़ा साइज में आपका डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। तो ये आपका डब्ल्यूबीसी है। अगर इसको बाहर निकलना है तो ये इतना बड़ा सेल इतने छोटे पोर से कैसे बाहर निकल सकता है? बट वही बात होती है ना कि इसका मूवमेंट मैंने कैसे बताया कि एमीबा जैसा मूवमेंट करता है वैसे इसका मूवमेंट होता है। तो अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर और जूम करके बताऊँ, मान लो कि ये क्या है? पोर लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपका एमीबा है, सॉरी एमीबा नहीं, डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे अपना साइज़ ये छोटा, मतलब बोलते हैं ना कि खुद का धीरे धीरे से यहाँ से बाहर निकलेगा, और ऐसा इसका बॉडी रहेगा ऐसा। फिर इसका वापस का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसका ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ से ये इतना पार्ट से बाहर निकल गया। फिर मतलब बोलते हैं ना ये कैसे बताऊँ आपको, जैसे कि जेली लाइक बॉडी, इसका जेली लाइक बॉडी। ठीक है, ताकि यहाँ पे इजीली यहाँ से पोर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बाहर निकल गया। ठीक है, तो वही बात होती है कि एमीबॉइड मूवमेंट करेगा बाय द डब्ल्यूबीसी एंड मूव आउट ऑफ द कैपिलरी। इस कैपिलरी से बाहर अगर निकल जाता है इस कॉल्ड डायपेडेसिस। मतलब कैपिलरी से बाहर निकल जाता है मतलब क्या कि ये मूवमेंट तभी परफॉर्म करते हैं जब उनको मतलब कैपिलरी से बाहर निकलना हो। मोस्टली ब्लड में प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अच्छा कैपिलरी से बाहर क्यों निकलते हैं? तो कोई भी इन्फेक्शन वगैरह अगर होगा तो डब्ल्यूबीसी तुम्हारे क्या करते हैं? उसको किल करने में हेल्प करते हैं, मतलब किल करते हैं उसको। ठीक है, तो अगर किल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्लड में से अगर मुझे मान लो अगर मेरे को स्किन में अगर इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ के जो भी बैक्टीरिया वगैरह से मुझे किल करना पड़ेगा। तो अभी ब्लड वेसल से उसको बाहर निकलना पड़ता है, बाहर निकल के तभी वो किल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मूवमेंट वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है? दैट इज ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया मतलब क्या? डिक्रीज। पीनिया मतलब याद रखना डिक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज इन आरबीसी, डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। एक पॉइंट याद रखो, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ऑल्सो क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स मतलब यहाँ पे क्या है कि डब्ल्यूबीसी, और ल्यूकोपीनिया, ल्यूको मतलब क्या? डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोपीनिया, पीनिया मतलब डिक्रीज होना, डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब क्या? दैट इज इंक्रीज इन नंबर, इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। बट अगर जब मैं ल्यूकेमिया बोलूँगा तो याद रखना ये ल्यूकेमिया, ये वर्ड है जो इसको ये वो अपना तुम्हारा क्या डिनोट करता है? कैंसरस कंडीशन। ठीक है, साइटोसिस मतलब तुम्हारा इंक्रीज इन नंबर होगा डब्ल्यूबीसी का, ये याद रखो। कितना हो तुम्हारा? दैट इज 11,000 मोर देन 11,000 MMQ आपका होता है। नॉर्मल रेंज जो होता है वो अराउंड 5,000 to 11,000 पर MMQ होता है। बट अगर मैं इससे ज़्यादा हो गया तो आपका ल्यूकोसाइटोसिस होगा, और आपका अराउंड इक्वल टू और मोर देन 1 लाख अगर पहुंच जाएगा पर MMQ, दैट लीड्स टू कैंसरस कंडीशन, एंड इसको हम बोलेंगे ल्यूकेमिया। ठीक है, जो कि मैंने आपका लिखा है, कैंसरस कंडीशन। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ ये मैंने आपको ये पॉइंट लिखा है कि ल्यूकोसाइटोसिस मतलब जो आपका इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी है वो आपका कब कब होता है? तो इन्फेक्शन में होगा, प्रेगनेंसी में होगा, और जो न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। ठीक है, ताकि इजीली मतलब वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल और फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट कर सके, क्योंकि बॉडी भी नया नया बाहर आया ना बच्चे का। ठीक है, ऑन द टाइप्स की अगर बात करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे इसको उन्होंने 2 पार्ट में टू टाइप्स में इसको डिवाइड किए। आप ये बोल दो चाहे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर आप ये बोल लो कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स मतलब क्या कि डब्ल्यूबीसी में 2 टाइप होते हैं। एक टाइप ये डब्ल्यूबीसी ऐसा होता है जिसके अंदर स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं। अगर आपका इस डब्ल्यूबीसी बनाया तो इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, साइड में आपके यहाँ पे क्या रहेंगे? कुछ सम ग्रैन्यूल्स होंगे। कुछ आपके ऐसे डब्ल्यूबीसी होते हैं जिसके अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस तो रहेगा बट उसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है उसको बोलेंगे ग्रैनुलोसाइट, जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है उसको बोलेंगे ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक है, पॉइंट अभी आता है कि इसमें कितना कितना परसेंट डिवाइड है, तो अभी आप देख के समझ सकते हो। 72% आपका ग्रैनुलोसाइट होगा, 28% आपका ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट आपका जिस स्पेशल सेल से फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं माइलोसाइट स्टेम सेल, और या फिर बोल दो माइलॉइड स्टेम सेल। ए ग्रैनुलोसाइट जिस स्पेशल सेल से बनेंगे उनका नाम याद रखो, दैट इज कॉल्ड लिम्फोसाइट और लिम्फॉइड स्टेम सेल। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट ये नहीं यहाँ पे लिखा है मैंने, ग्रैनुल प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर आपका ग्रैनुलस एब्सेंट होगा। ठीक है,
न्यूक्लियस का कैसा होता है, लोब्यूलेटेड होगा। लोब्यूलेटेड मतलब क्या होता है बताऊंगा आगे मैं। लोब्यूल्स मतलब लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपको यहाँ पे, स्ट्रक्चर देख लो, ऐसा WBC है, ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं होता बट ऐसा मान लो ऐसा है, तो आपका यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस आपके लोब्यूल्स टाइप होंगे, मतलब लोब दिखेंगे आपको इसके अंदर, ये आपको ऐसा लोब दिख रहा है स्पेसिफिकली। इसमें ऐसा लोब्स नहीं होता, इसमें इनमें सिर्फ दो टाइप्स के मतलब सेल्स होते हैं, या तो एकदम पूरा स्पेरिकल होता है, या तो आपका एकदम कैसा होता है किडनी शेप और बीन शेप होता है, ठीक है। इसमें भी आपके 3 टाइप्स होते हैं, वैराइटीज़ के मैं बताऊँगा कैसा कैसा वैरायटी होगा, ठीक है। अभी बेसिक इतना ही समझो कि भाई तुम्हारे जो ग्रैनुलोसाइट जो होता है उसमें आपके लोब्यूल्स टाइप के आपके न्यूक्लियस होते हैं, और जो हमारे जो ए ग्रैनुलोसाइट जो होता है उसके अंदर आपके स्पेरिकल होगा या तो आपका किडनी शेप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, इसलिए इसको हम बोलते हैं PMNL। PMNL मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, मतलब क्या न्यूक्लियस का डिफरेंट शेप है ना, तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट सेल्स, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, इसका 2 टाइप्स। अभी यहाँ पे देख लो, ये परसेंटेज मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट कितना होता है आपका यहाँ पे 72% होता है, ठीक है। ए ग्रैनुलोसाइट कितना होता है आपका यहाँ पे 28% होता है। अगर मैं फर्दर और डिवाइड करूँ तो 72% में से अप्रॉक्सीमेटली, देखो इसको हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। 3 टाइप्स कौन से होते हैं इसके, न्यूट्रोफिल्स होता है, बेजोफिल होता है, एंड आपका एसिडोफिल्स होगा, जैसे मैंने फिल लिखा है ना, तो PHILS एसिडोफिल्स होगा। वैसे आपका ए ग्रैनुलोसाइट की अगर बात करूँगा तो इसमें आपका 2 टाइप होता है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाफ वर्ड लिखा है, उसमें कंफ्यूज मत होना, वो आप लोग समझ जाना। न्यूट्रोफिल्स हमारा कितने होते हैं 70% होता है, बेजोफिल्स हमारा कितने होते हैं, सब परसेंट डायरेक्टली याद रखो, बॉडी में हमारे ऐसे परसेंट के हिसाब से सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 0.5 to 1% होता है बेजोफिल। एसिडोफिल्स तुम्हारा होता है 1 to 3%। लिम्फोसाइट तुम्हारा होता है 25 to 30%। एंड तुम्हारा मोनोसाइट होता है तुम्हारा दैट इज 3 to 5%। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ परसेंटेज बताओ ऑफ ये ल्यूकोसाइट का। ल्यूकोसाइट मतलब ऑल द तुम्हारे जो ये है ना WBC। तो आपको बेसिकली समझो कि सबसे पहले तुम्हारे यहाँ पे कौन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में, दैट इज़ न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद तुम्हारा क्या है यहाँ पे लिम्फोसाइट होगा, देखो लिम्फोसाइट है, तो आपका यहाँ पे लिम्फोसाइट आ गया, स्टार्टिंग वर्ड लिख रहा हूँ समझ जाना। उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे मोनोसाइट होता है, फिर एसिडोफिल्स होता है, फिर लास्ट में तुम्हारा होता है बेजोफिल्स, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एज इट इज़ क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी पूछ सकता है, और एज इट इज़ क्वेश्चन मतलब पक्का है 110%, मतलब नीट नहीं पूछ सकता है, 110% नहीं, मतलब नीट में भी पूछ सकता है, ठीक है। श्योरिटी की पूछ सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब 100% पूछे ही हो, ठीक है, होना तो इंपॉर्टेंट है। अब लिम्फोसाइट में आपका यहाँ पे 2 टाइप होता है, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट हम लोग ऑल्सो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड T सेल। B लिम्फोसाइट हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, दैट इज B सेल, ठीक है। अभी T लिम्फोसाइट में इसको फर्दर हम लोगों ने डिवाइड किया है 4 टाइप्स ऑफ सेल्स में। जो आपका T सेल्स जो होता है आपका 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन से होंगे, सबसे पहले याद रखो किलर सेल्स, कहेंगे किलर सेल्स। किलर मतलब क्या करेंगे, ये आपका क्या करते हैं, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आया है उसको किल करने का काम करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम, इसको मैंने क्या लिखा है मैंने, दैट इज हेल्पर T सेल। हेल्पर T सेल मतलब क्या, कि ये इसको हेल्प करेगा, इसको बताएगा भाई देखिए ये अपना क्या है, ये अपना बॉडी का ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये बाहर का है, तो इसको मारने का है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर हमारा बॉडी है तो अगर ये आपका फॉरेन पार्टिकल है, ये हमारा अगर सेल है, तो बताएगा भाई कि आपका इसको मारो, ठीक है। हमारे बॉडी के और भी अगर डिफरेंट सेल है, रेक्टेंगुलर से मान लो, ये हमारे बॉडी के सेल है, तो ये आपका WBC है, मतलब WBC मतलब कौन सा, हेल्पर T सेल है। तो हमारा जो बॉडी का सेल है उसको बताता है भाई ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, इसको मारना है, ठीक है। तो हेल्पर T सेल काम ये रहेगा कि भाई ये इसको बताएगा कि भाई देखो इसको मारना है तो इसको ही मारो, इसको मत मारो, ठीक है। तो हेल्पर T सेल काम क्या है कि वो उसको बताएगा, ठीक है, हेल्प करेगा। अभी पॉइंट क्या रहता है कि भाई किलर T सेल के पास बस कंट्रोल नहीं रहता है, जिसको कंट्रोल मतलब हुआ क्या कि इसको मार दिया, उसके बाद मारने के बाद अगर ये मेरे बॉडी के सेल्स को भी मतलब मार सकता है, ठीक है, उसके पास कंट्रोल नहीं रहता है। तो उसको सप्रेस करने के लिए, उसको मतलब सप्रेस, उसके फंक्शंस को रोकने के लिए आपका क्या होता है, सप्रेसर T सेल। वो उसको आके क्या बोलेगा, भाई रुक जा भाई, उसको मार दिए हैं, अब अपना काम हो गया, अब अपन निकलते हैं यहाँ पे, ठीक है, वरना तो मालूम पड़ा हमारे ही बंदे को मारेगा। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सप्रेसर T सेल क्या करेगा तुम्हारे यहाँ पे, इसको मतलब सप्रेस करने का, किलर T सेल को क्या करेगा, सप्रेस करने का काम करेगा। पॉइंट ये रहता है। उसके बाद लास्ट एक और टाइप का T सेल होता है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी T सेल। मेमोरी T सेल मतलब क्या, कि मेरे बॉडी में कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म अगर आ गया है, ठीक है, न्यू वैरायटी का होगा, तो मेरा बॉडी देखेगा उसको भाई कि ये कुछ जो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी में जो आया है, ये कुछ नया टाइप का दिख रहा है। तो पहली बार जो इसको जब उसको मारना है ना, तो वो समझ थोड़ा मारेगा, ऑफकोर्स मारेगा, उसको 1 से 2 दिन लगेगा मारने के लिए, फिर 2 से 4 दिन समझ लो मारने के लिए लगेगा। लेकिन जब वो क्या होता है कि भाई तू इसको समझ लेता है, बॉडी जो है ना इसको समझ लेता है, वो क्या बोलता है, चल ठीक है, मुझे तो इस बार 1 से 2 दिन लगा तुझे मारने में, लेकिन तू नेक्स्ट टाइम आ, तुझे मैं पहचान लिया हूँ, तुझे कैसा मारना है ना मुझे मालूम है, तेरे को मारने का तरीका क्या है, जो भी है वो समझ जाएगा, ठीक है। तो मेमोरी T सेल जो होता है वो उसको समझ जाता है, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, मतलब इन शॉर्ट मेमोरी T सेल का काम क्या है कि याद रखना,
ठीक है, याद रखो पॉइंट। नेक्स्ट अपना क्या है, अब इंडिविजुअल देख लेते हैं। आपका मैंने बता दिया यहाँ पे परसेंटेज बता दिया है। अब इंडिविजुअल देख लेते हैं भाई कि आपका न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स का डिफरेंस क्या है और काम क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या है, ग्रैनुलोसाइट। इसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स ऑल्सो कॉल्ड साइनोफिल्स, एसिडोफिल्स ऑल्सो कॉल्ड इओसिनोफिल्स। ठीक है, ये आपको एज वेज क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द टाइप ऑफ, क्या बोलते हैं आपका न्यूट्रो ग्रैनुलोसाइट, आपको वैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। या फिर एज इट इज आपको सिर्फ बेसोफिल पूछ सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स पूछ सकते हैं, या फिर एसिडोफिल्स पूछ सकते हैं। तो ये बस बेसिक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म में, जितना मैं शॉर्ट फॉर्म में कर सकता हूँ उतना मैंने लाया है यहाँ पे, आप देख लो। ठीक है, कुछ अगर डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कर लेना। न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे क्या है, न्यूट्रो मतलब क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स मतलब यहाँ पे ये फिल्स मतलब क्या होता है कि अट्रैक्ट होना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बेसोफिल्स यहाँ पे लिखा हूँ तो बेसो मतलब क्या, बेसिक डाई, बेसिक कलर। ठीक है, तो बेसोफिल्स जो होते हैं वो बेसिक कलर, जो तुम्हारा बेसिक स्टेन जो होते हैं, ठीक है, बेसिक डाई जो होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अभी न्यूट्रोफिल्स लिखा है मतलब यहाँ पे क्या है कि न्यूट्रल, तो ना वो एसिडिक स्टेन एब्जॉर्ब करता है, कलर की बात कर रहा हूँ, ना वो बेसिक स्टेन एब्जॉर्ब करता है। अगर मैं इसकी बात करूँ एसिडोफिल्स की, तो ये तुम्हारा क्या करेगा, जो तुम्हारे एसिडिक डाई होते हैं वो उसको तुमको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एसिडोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तुम्हें मैंने क्या लिखा है, नो एब्जॉर्ब एनी स्टेन, दैट इज न्यूट्रल स्टेन को एब्जॉर्ब करेगा। अगर एब्जॉर्ब अगर करता है तो न्यूट्रल स्टेन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5 या फिर 2 to 7 लोब्स के होते हैं। किसी कोई बुक में आपका यहाँ पे, मतलब हमारे बोर्ड में तो शायद 2 to 7 दिया, आई थिंक NCERT में शायद से 2 to 5 या फिर 2 to 6 दिया, एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है आपको ऐसा। तो न्यूक्लियस हमारे यहाँ पे कैसे होंगे, 2 to 5 लोग होंगे। तो आपको मैं ऐसा बना देता हूँ, ये आपका यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये 5 लोब के स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 लोब के भी हो सकते हैं, 3 लोब के भी हो सकते हैं, 4 लोब के भी हो सकते हैं। तो ऐसा न्यूक्लियस का इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसा थोड़ा अलग है, माना समझ रहा हूँ मैं, बट ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है, अच्छा ये न्यूट्रोफिल्स हमारा जो है वो अमीबाइड मूवमेंट शो करता है, याद रखना। तो उसका फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है कि कोई भी तुम्हारा ये मान लो WBC है, यहाँ पे कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ गया, इसको किल करना और उसको खा जाना मतलब क्या कि ये तुम्हारा ये WBC तुम्हारे यहाँ पे आएगा और इसको यहाँ पे क्या करेगा, एनगल्फ कर लेगा, ऐसा खा जाएगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और जब ये तुम्हारा, अच्छा एक और चीज़ तुम्हारा क्या होता है कि जब तुम्हारा ये किल कर लेता है तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं पस। क्या बोलते हैं, पस। पस तुम्हारा किस चीज़ से मिलकर बना होता है, डेड न्यूट्रोफिल से बना होता है। न्यूट्रोफिल्स में देखो ये पार्ट आ गया, तुम्हारा न्यूट्रोफिल्स आ गया, तुम्हारा डैमेज टिश्यू होता है, तुम्हारा आपका डेड माइक्रोब्स होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये तुम्हारा पस हो गया। वो आपको पस में भी पूछा तो पूछा, नहीं तो नहीं पूछेगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, बस को याद रखो, अगर याद रखना है तो बेसिक नॉलेज के लिए याद रखो। ठीक है, बेसोफिल्स एब्जॉर्ब बेसिक स्टेन। ठीक है, बेसिक स्टेन का एग्जांपल क्या है तुम्हारा, इट इज मिथाइलिन ब्लू। अच्छा, अगर तुम्हारा मिथाइल ब्लू अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो इट इज़ अपीयर लाइक पर्पल। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको मैं, तो कभी भी आप अगर हिस्टोलॉजी आप देखोगे, आपके मतलब बायोलॉजी के मतलब जो ये होता है प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे जब आप कलर हिस्टोलॉजी तुम देखोगे, हिस्टो स्ट्रक्चर, उसमें तुम्हारा न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस इज एसिडिक स्ट्रक्चर, तो तुम्हारा बेसिक स्टेन को मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिक स्टेन को अगर एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए तुम्हारा न्यूक्लियस जो होता है ना वो पर्पल कलर का दिखाई देता है, कभी भी याद रखना। ठीक है, और तुम्हारा साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो तुम्हारा बेसिक होता है, तो वो तुम्हारा एसिडिक स्टेन को क्या करता है, वो उसको स्टेन को गेन करता है। तो तुम्हारा जो साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो अपीयर्स पिंक। तो बेसिक तुमको यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, तुम्हारे इसमें नहीं है टेक्स्ट बुक में, बट तुमको समझाने के लिए एग्जांपल दिया, तो ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं यहाँ तो आगे बताता हूँ मैं इसको। ठीक है, इरेगुलर और क्या कहते हैं, अच्छा इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, इरेगुलर और एस शेप न्यूक्लियस। इसका अगर न्यूक्लियस बनाऊंगा तो कुछ ऐसा इसका न्यूक्लियस दिखता है। ठीक है, इरेगुलर और एस शेप। ठीक है, इसके अंदर एमोबाइड मूवमेंट एब्सेंट होता है, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ इसके लिए तुम्हारा क्या है, न्यूट्रोफिल्स के लिए सिर्फ तुम्हारा एमोबाइड मूवमेंट देखने मिलता है, बाकी इसमें भी एब्सेंट है और इसमें भी एब्सेंट है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट अपना क्या है यहाँ पे, सिक्रेट। अच्छा ये क्या काम करता है, सिक्रेट करता है, दो तीन चीज़ सिक्रेट करता है ये, हिपैरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, ये तीनों तुम्हारे, ये दोनों काम क्या है हिस्टामाइन सेरोटोनिन का, इट इज़ एक्ट एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब इन्फ्लेमेशन में काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं, इन्फ्लेमेशन में। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या, जैसे कोई मच्छर वगैरह काट लिया, ठीक है, तो मच्छर वगैरह काट लिया तो वहाँ पे रेडनेस आ जाता है, इचिंग होता है, स्वेलिंग होता है। ठीक है, तो वो सब काम करने का मतलब बोलते हैं ना, स्पेसिफिक कुछ तो मॉलिक्यूल चाहिए ना जो ये सब काम करे। तो तुम्हारे जो ये बेसोफिल सेल जो होते हैं ये तुम्हारे क्या करते हैं, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन तुम्हारा कहाँ गया, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन तुम्हारे यहाँ पे रिलीज करते हैं, जो तुम्हारा इन्फ्लेमेशन में काम करेगा। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा हिपेरिन भी सिक्रेट करता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन एक्ट एज अ एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, एंटीकोएगुलेंट मतलब क्या कि हमारे बॉडी में देखो, अगर हमारे बॉडी से अगर ब्लड अगर बाहर निकाल दिए तो ब्लड तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा। ठीक, जेली लाइक मतलब फॉर्म हो जाएगा। तो अगर हमारे बॉडी में
पहली बात तो एक तुम्हारा कि ये तुम्हारा हिपेरिन जो होता है ये तुम्हारा क्या करता है कि कोएगुलेट ब्लड को कोएगुलेट होने देगा ही नहीं, उसको मतलब बोलते हैं ना जेली लाइक फॉर्म होने देगा ही नहीं, उसका हिपेरिन का ऐसा काम रहता है। ठीक है, अभी कैसा काम करता है कैसा नहीं करता है डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि हिपेरिन क्या करता है, इट इज़ एक्ट एज अ एंटी कोएगुलेंट जो तुम्हारे ब्लड को नॉर्मल ब्लड का फ्लो मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, एसिडोफिल्स है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिडोफिल्स, और क्या है एसिडोफिल्स? इट एब्जॉर्ब एसिडिक स्टेन लाइक इयोसिन। देखो हम लोग, मैं आपको जो बताया बेसिक कि यहाँ पे हम लोग जब बात करें तो साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म का। ठीक है, तो जब भी इसमें एब्जॉर्ब क्या बोलते हैं बेसिक स्टेन, तो आपके यहाँ पे कैसे दिखाई देगा? आपका यहाँ पे मिथाइलिन पर्पल दिखाई देगा, और यहाँ पे क्या करता है तुम्हारा एसिडिक स्टेन तुम्हारा एब्जॉर्ब करता है, विच इज़ एग्जाम्पल इयोसिन, तुम्हारा कैसा दिखाई देगा? अपीयर्स पिंक। ठीक है, ये मैं तुमको मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट तुम्हारा पॉइंट था कि यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियस कैसा था? एस शेप। यहाँ पे न्यूक्लियस तुम्हारा कैसा होगा? बायलोब्ड होगा। बायलोब्ड मतलब क्या? दैट इज़ हेडफोन शेप। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा सेल हो गया, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक मिनट, ये देखो, ऐसा बायलोब्ड होगा ऑल्सो, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसको? हेडफोन शेप बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना बायलोब्ड एंड हेडफोन शेप न्यूक्लियस होता है। एमिबाइड मूवमेंट एब्सेंट होगा। इंक्रीज इन एलर्जिक कंडीशन, याद रखना इयोसिनोफिल तुम्हारा जो होता है ऑलवेज इंक्रीज होता है इन एलर्जिक कंडीशन। इसका फंक्शन क्या इसका? डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब काम करता है, और रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन को। ठीक है, ये तुम्हारा इन्फ्लेमेशन में सब बढ़ेंगे, इसको क्या करेंगे? इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। ये तुम्हारा अपना क्या बोलते हैं एसिडोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। थोड़ा यहाँ पे लाइट है बट ठीक है, समझ में आ जाएगा। ए ग्रैनुलोसाइट मतलब यहाँ पे क्या है? इट सिंपल सी बात है, ग्रैनुल्स हमारे यहाँ पे करेंगे एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, इसमें दो पार्ट होता है, मतलब दो टाइप्स होते हैं इसके, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। याद रखना लिम्फोसाइट इज द स्मॉलेस्ट WBC। आपको एग्जाम अगर MCQ पूछा तो पूछ सकते हैं यहाँ पे बोर्ड में, नीट में नहीं पूछेगा। ठीक है, इसका अच्छा परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज मैंने पहले ही बता दिया था, दैट इज़ 25-30% होते हैं। ये तुम्हारे क्या होता है? 3 to 5% होते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियस कैसा होगा? लार्ज स्पेरिकल शेप होगा। इसका कैसा होगा? किडनी एंड बीन शेप। अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊँ तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने देख सकते हो यहाँ पे। इसमें न्यूक्लियस कैसे बताया मैंने आपको? स्पेरिकल शेप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा है? स्पेरिकल शेप है। ठीक है, मोनोसाइट्स में तुम्हारे कैसे है स्ट्रक्चर? किडनी शेप और बीन शेप। देख सकते हो किडनी शेप और बीन शेप। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फर्दर अगर मैं बात बोलूँ तो अगर हम लोग एक बार लिम्फोसाइट देख लेते हैं। लिम्फोसाइट में फर्दर आपका यहाँ पे 2 टाइप्स होता है, दैट इज टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो आपके यहाँ पे क्या करते हैं? हेल्प इन इम्यूनिटी सिस्टम में, इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं वो। और इसमें मैंने आपको टाइप्स मैंने पहले ही बता दिया था, वापस से बता दे रहा हूँ कि आपका जो टाइप्स होते हैं 4 टाइप होते हैं। किलर टी सेल्स होता है, हेल्पर टी सेल होता है, सप्रेसर टी सेल होगा, एंड आपका मेमोरी टी सेल। ठीक है, बी लिम्फोसाइट की अगर बात करूँगा तो ये भी सेम तुम्हारे इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे। मैच्योर इन बोन मैरो मैच्योर होते हैं। इसका काम क्या होता है? ये आपका एंटीबॉडी बनाएगा हमारे बॉडी में। ठीक है, और हमारे बॉडी में क्या करता है? जो भी तुम्हारे बैक्टीरिया वगैरह आएंगे वो तुम्हारा एंटीबॉडी से क्या करेगा? किल करेगा। ठीक है, तो इसका जो टाइप होता है, अगर ये एंटीबॉडी बना रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी मेडिएटेड और ह्यूमोरल, एंटीबॉडी और ह्यूमोरल मेडिएटेड, एंटीबॉडी मेडिएटेड सेल इम्यूनिटी। ठीक है, सॉरी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ये याद रखो। सेल मेडिएट आपका यहाँ पे किसका आएगा? आपका इसमें टी लिम्फोसाइट में आएंगे। ठीक, कोई तुमको इसका एग्जांपल पूछे एग्जांपल नहीं, इसका फंक्शन पूछे तो ये याद रखना कि तुम्हारा ऑल्सो किसमें फंक्शन करते हैं? दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हेल्प कर, ये तुम्हारा इसका मेन रोल प्ले रहता है इसमें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब क्या होता है कि इसका फंक्शन रहता है, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैंने किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, फॉर एग्जांपल मैंने अगर किडनी किया है या फिर मैंने हार्ट किया है, तो इसका होता है क्या है कि अगर मेरे बॉडी में डिफरेंट पर्सन का क्या होता है कि तुम्हारा ऑर्गन आता है, तो उसको हमारा बॉडी क्या करता है? उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल या फिर फॉरेन ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करता है। तो इसके वजह से होता क्या है कि हमारे बॉडी जो टी लिम्फोसाइट होता है उसको मतलब फॉरेन पार्टिकल समझ करके तुम्हारा जो दूसरा तुम्हारा ऑर्गन जो है, अगर मान लो मैंने किडनी ट्रांसप्लांट किया है तो उसको किडनी तुम्हारा दूसरा फॉरेन पार्टिकल समझ करके हमारा बॉडी क्या करता है? उसको मारता है, किल करता है। ठीक है, धीरे धीरे किल करेगा क्योंकि वो दूसरे बॉडी का ऑर्गन है ना, दूसरे बॉडी का चीज़ है। तो पॉइंट ये रहता है कि हम लोग डॉक्टर्स क्या करते हैं कि तुम्हारा जब भी तुम्हारा कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो डॉक्टर्स हमको क्या देते हैं? इम्यूनो सप्रेशन का ड्रग्स देते हैं कि मतलब तुम्हारा इसका जो फंक्शन है इसको क्या करेंगे? सप्रेस कर देंगे। अगर फंक्शन अगर सप्रेस कर देंगे तो तुम्हारा ये जो टी लिम्फोसाइट जो होता है ये तुमको मतलब ऑर्गन को जल्दी मारेगा नहीं और ज़्यादा जल्दी किल नहीं करेगा।
ठीक है। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट ऐसा एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि तुम्हारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कौन से इम्यूनिटी हेल्प करता है। तो आपका यहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पहला टाइप, दूसरा तुम्हारे यहाँ पे कौन सा लिम्फोसाइट अगर हेल्प करता है, दैट इज आपका टी लिम्फोसाइट हेल्प करता है, हेल्प नहीं करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। यहाँ पे अपना खत्म होता है न्यूट्रोफिल्स, हम लोग भी देखेंगे, सॉरी ये ल्यूकोसाइट्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट ऑल्सो कॉल्ड प्लेटलेट। इसके अंदर तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपने यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारे जो मेगा कैरोसाइट्स जो होते हैं, मेगा कैरोसाइट्स तुम्हारा यहाँ पे एक सेल होता है, स्पेसिफिक सेल, इसके यहाँ पे क्या होंगे, फ्रैगमेंट्स होते हैं। फ्रैगमेंट्स अगर जब होता है तो मतलब इन शॉर्ट तुम्हारे जो प्लेटलेट्स जो बनते हैं, प्लेटलेट्स और ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, वो किससे बनते हैं, तुम्हारे मेगा कैरोसाइट से बनते हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एज ए एमसीक्यू पूछ सकता है। ये जो बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन, एज ए एमसीक्यू पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट स्टार मार्क याद रखो, डायरेक्ट तुमको पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने ऊपर मार्क नहीं किया रहेगा, बट आप लोग ऐसा मार्क कर लेना, डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो मेगा प्लेटलेट इज फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरोसाइट्स, याद रखना, विच इज़ ए सेलुलर फ्रैगमेंट, ठीक है। ऐसा आपके सेलुलर फ्रैगमेंट्स इसके रहते हैं, किसके, मेगा कैरोसाइट्स के। अच्छा, कहाँ पे बनता है, तुम्हारा बोन मैरो में बनते हैं, याद रखना, ठीक है। कितना होता है, 2.5 to 4 लाख पर mm³ होगा ऑफ ब्लड, ये याद रखो। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब क्या होता है, मैं आपको बताया था मैंने, दैट इज पिनिया मतलब डिक्रीज। अब प्लेटलेट तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ब्लड क्लॉट तुम्हारे यहाँ पे क्या आएगा, अगर प्लेटलेट तुम्हारा डिक्रीज। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हारा जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब क्या, प्लेटलेट तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्लेटलेट का काम क्या है हमारी बॉडी में, कि जब भी हमारी बॉडी में कट वगैरह लग जाता है, मतलब कहीं कट, मतलब अगर यहाँ पे स्किन पर अगर कट लग गया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे ब्लड को अगर स्टॉप करना है, तो मेरी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जो स्टार्ट होता है, और तुमको यहाँ पे क्या करता है, हील करता है। हील करता मतलब क्या, ब्लड को है ना यहाँ पे जेली लाइक मतलब क्या, सुखा देगा। यहाँ पे जो सुखाता है ना, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोलेंगे, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये ब्लड क्लॉटिंग तुम्हारे कौन हेल्प करता है, तुम्हारे यहाँ पे प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो तुम्हारे हेल्प करते हैं, फैक्टर 1 to फैक्टर 12 जो तुम्हारे हेल्प करते हैं इसको ऐसा, मतलब ऐसा क्लॉट करने में, उसे सुखाने में। तो वही बात होती है, तुम्हारा प्लेटलेट का यहाँ पे मेन काम क्या है, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर तुम्हारी बॉडी में अगर प्लेटलेट अगर नहीं होगा, तो इन शॉर्ट तुम्हारे यहाँ पे जो कट लगा है, इसको हील नहीं कर पाओगे जल्दी, और अगर हील नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, ब्लड लॉस होता जाएगा। अब देखो मेरा यहाँ पे अगर मान लो इफ यहाँ पे तुम्हारा क्या है, वेन्स है, यहाँ पे अगर मान लो जरा सा भी अगर कट लग गया, तो कंटिन्यूस ब्लड तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, लॉस होता जाएगा। तो यही बात होती है कि प्लेटलेट का काम क्या होता है तुम्हारा, ब्लड क्लॉट में, ठीक है। तो वही लिखा मैंने यहाँ पे कि ब्लड क्लॉटिंग डिक्रीजेस, ब्लड लॉस ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो डिसीज़ है दैट इज़ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक टाइप तुम्हारा होता है जिसमें तुम्हारे फैक्टर 8 एब्सेंट होता है, एक टाइप में तुम्हारा फैक्टर 9 तुम्हारा एब्सेंट होता है, ठीक है। एक्चुअली फैक्टर 1 to 12 तक है, फैक्टर 1 to 12 तक होता है। तो तुम्हारे ये दो टाइप है जो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखो, ठीक है। तो फंक्शन इसका क्या है, इट हेल्प इन दैट इज़ ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ऐसा ऐसा सुखा देगा या फिर जमा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे मैं तुमको बताता हूँ इसका कैसा एक्चुअल फंक्शन कैसा है, बताता हूँ, 2 मिनट रुको बस। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करेगा, लेकिन एक और जब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होते हैं तो इसका एक और काम होता है, इस बार क्या करता है, सीक्रेट करता है सेरोटोनिन। इस सेरोटोनिन का काम क्या है, इट इज़ अ वैसो कंस्ट्रिक्टर। क्या है, इट इज़ अ वैसो कंस्ट्रिक्टर विच प्रिवेंट्स द ब्लड लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा ये वेन्स है, ठीक है, यहाँ पे कट लग गया, या फिर बोल लो हाँ वेन्स से यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, कट लग गया, ठीक है। अगर कट लग गया तो मान लो ऐसा यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा ऐसा क्या है, यहाँ पे यहाँ से तुम्हारा क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, ऐसा ब्लड लॉस हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि तुम्हारा जो ये जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, साथ में तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा सेरोटोनिन सीक्रेट होगा। ये सेरोटोनिन क्या करता है, जैसे वैसो कंस्ट्रिक्टर, ये क्या करेगा, ब्लड सेल को थोड़ा पास में लेके आएगा। जब पास में लेके आता है तो तुम्हारा ये जो गैप है वो गैप कम हो जाएगा, ठीक है। तो गैप अपने आप कम हो जाएगा ड्यू टू वैसो कंस्ट्रिक्शन नेचर ऑफ द सेरोटोनिन विच प्रिवेंट्स द ब्लड लॉस, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एज अ क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। चाहे तुम्हारा बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा NCERT हो, दोनों में पूछ सकते हैं, CBSE बोर्ड, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, इसमें हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन। बेसिक समझ लो, तुम्हारा जो अगर मान लो कट लगा है, इफ़ कट लगता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कट लगने तुम्हारा जो यहाँ पे ब्लड तुम्हारे जो लिक्विड फॉर्म में है, उस लिक्विड फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना, बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग, दैट्स इट, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, कोएगुलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड ब्लड इनटू सॉलिड फॉर्म, ठीक है, इज़ कॉल्ड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है लिक्विड ब्लड टू सॉलिड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे वेरियस
डिफरेंट फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड, कौन से फ्रॉम फैक्टर 8 टू फैक्टर 12, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि तुम्हारा कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कैल्शियम इज अ मिनरल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और हम लोग कैल्शियम को हमारे बायोलॉजी में, हमारे मेडिकल फील्ड में उसको मतलब क्या बोलते हैं, फैक्टर 4 के नाम से मतलब उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसका कि भाई आपका मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है। देखो अगर मैं बीच में यहाँ पे बोल रहा था कि अगर आपके ब्लड वेसल्स को अगर कट लग गया, ठीक है, या फिर आपके स्किन को कट लग गया, तो दो टाइप होता है। अगर आपके ब्लड वेसल को अगर कट लग जाते हैं तो मैकेनिज्म कैसा होगा, अगर आपके स्किन को अगर कट लग जाता है तो आपका मतलब मैकेनिज्म कैसा होगा। डिफरेंट टाइप्स का मैकेनिज्म होता है, एक बार जरा देख लो, ठीक है। पॉइंट ये होता है कि इसके पहले दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। डिपेंड अपॉन द एक्सपोजर मतलब डिपेंड करता है कि अभी क्या एक्सपोजर है, बताता हूँ। दो टाइप का होता है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, ठीक है। एक्सट्रिंसिक थोड़ा इजी होता है, इजी मेथड होता है। एक्सट्रिंसिक तो इंट्रिंसिक तुम्हारा थोड़ा सा हार्ड मेथड होता है क्लॉटिंग का, बट आप लोग को यहाँ पे नहीं दिया है। आप लोग जब MBBS में जाओगे या फिर आगे कोई जोलॉजी रिलेटेड आप स्टडी करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। कोई अदर अगर मेडिकल फील्ड में जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे। इंट्रिंसिक थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बड़ा मैकेनिज्म है, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे जो टिश्यू जो होते हैं ना वो डैमेज होता है। टिश्यू में तुम्हारा स्किन भी आ सकता है, इंटरनल ऑर्गन भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या होता है, स्पेसिफिकली तुम्हारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, ठीक है। तो ब्लड तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे तुम्हारा ब्लड वेसल्स होंगे डैमेज होंगे तो ब्लड के अंदर तुम्हारा क्या आएगा, कुछ बाहर के मतलब हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज मिक्स हो सकते हैं। अगर मान लो मेरा ऐसा बॉडी है, मान लो तुम्हारा ऐसा ये हार्ट है, यहाँ तुम्हारा ऐसा ब्लड वेसल है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा जो फ्लूइड है वो अलग फ्लूइड होता है। यहाँ पर तुम्हारा जो ब्लड के अंदर जो खून तुम्हारा दौड़ मतलब जो रन कर रहा है वो तुम्हारा अलग होगा। तो अगर मेरे यहाँ पे अगर कट लग गया, अगर कट लग जाता है तो तुम्हारा जो बॉडी के जो रिमेनिंग फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर आ सकते हैं, तो मिक्सड अप हो सकते हैं। तो अगर मिक्सड अप होंगे तो हमारे बॉडी के जो वेन्स वगैरह होते हैं, वेन्स और आर्टरीज होते हैं, उनको समझ जाता है भाई यहाँ पे कट लगा है क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग फ्लूइड आ रहा है। क्योंकि मेरा जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में एकदम स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मेरा ब्लड है और यहाँ पे कुछ अलग फ्लूइड आ रहा है क्योंकि बॉडी में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के फ्लूइड है, ठीक है। इतना बेसिक समझ लो। मतलब मैं ब्रेन में अगर बात करूँ तो ब्रेन में कुछ और मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको CSF बोलते हैं, ठीक है। और कुछ तुम्हारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और तुम्हारे लिम्फ होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है, बेसिक इतना समझ लो। तो तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड जब तुम्हारा ब्लड मिक्स होता है, मिक्सड विथ एनी फॉरेन सब्सटेंस या फिर ब्लड फेसेस एनी फॉरेन सब्सटेंस, कब होता है जब तुम्हारा डैमेज टू द DAMAGE डैमेज टू द ब्लड वेसल्स। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, डैमेज होगा तुम्हारा कहाँ पे, आउटसाइड मतलब डैमेज टिश्यू तुम्हारे यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं। मतलब क्या तुम्हारा आउटसाइड द वेसल है, एक बार ये देख लो, आउटसाइड द वेसल है किसमें, तुम्हारे एक्सटेंसिक में। ब्लड वेसल को डैमेज होगा दैट इज इंट्रिंसिक, बाहर कोई टिश्यू को डैमेज होगा दैट इज एक्सटेंसिक। समझ जाओ इतना, ठीक है। जब अगर तुम्हारा बाहर कोई टिश्यू का डैमेज होता है तो क्या रिलीज करता है, एक स्पेसिफिक केमिकल है या फिर स्पेसिफिक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, वो रिलीज करता है। अगर तुम्हारा ब्लड वेसल को डैमेज होता है तो ये मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन करता है दैट इज कॉल्ड कैस्केड रिएक्शन, विच इज़ अ लेंदी मैकेनिज्म और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो कि आपको नहीं है, बस ये याद रखो। एक कैस्केड रिएक्शन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इन दोनों का काम क्या रहता है कि एट लास्ट इन लोग क्या करते हैं, जो तुम्हारा फैक्टर 10 है, इसको बोलते हैं फैक्टर 10, जो तुम्हारा इनएक्टिव फॉर्म होता है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक्टिव फैक्टर 10 में, ठीक है, जिसका नाम क्या है तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिनेज। अब इसके अंदर याद रखना कि तुम्हारा जब भी तुम्हारा कोई भी फैक्टर अगर तुम्हारा एक्टिव करना पड़ता है हमको, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा कैल्शियम का भी मेन रिक्वायरमेंट है, मेजर रिक्वायरमेंट है, याद रखना। एज अ NCERT में बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर तुमको स्पेसिफिकली महाराष्ट्र बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में तुम्हारे कौन से मिनरल्स तुम्हारे हेल्प करते हैं। तो याद रखना इट इज़ फैक्टर 4 विच इज़ अ कैल्शियम, ठीक है। तो फैक्टर 10 को यहाँ पे लोगों ने एक्टिवेट किए एक्टिवेट किए विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिनेज में यहाँ पे क्या करता है कि तुम्हारा जो प्रोथ्रोम्बिन होता है इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, तुम्हारा थ्रोम्बिन में, अलॉन्ग विथ एक तो ये लगेगा, साथ में तुम्हारा कैल्शियम भी लगते हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए। अब फर्दर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जो थ्रोम्बिन जो होते हैं तुम्हारा क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम दोनों इसको मतलब हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि हमारे ब्लड में ऑलवेज तुम्हारा क्या रहता है, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट रहता है ऑलवेज। तुम्हारा फाइब्रिनोजन यहाँ पे क्या है, इट इज़ इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ सॉल्युबल फॉर्म होता है। फाइब्रिन तुम्हारा कहता है इनसॉल्युबल फॉर्म। इसका मतलब क्या, सॉल्युबल फॉर्म है मतलब क्या है, तुम्हारा ब्लड में मिक्स हो जाएगा। अगर तुम्हारा एक ब्लड वेसल है, तुम्हारे यहाँ पे RBCs है, यहाँ पे WBCs है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा फाइब्रिनोजेन है, और अगर तुम्हारे मिक्सड अप है तो कोई बोलते हैं ना कि कोई तुमको यहाँ पे कोई क्लॉट नहीं बनेगा, मतलब बोलते हैं ना कोई जेली लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अगर मान लो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू फाइब्रिन फॉर्म में, तो ये क्या होता है कि तुम्हारा इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, ये देखो, ये तुम्हारे कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में,
यहाँ पे क्या आगे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसको क्या कर रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब प्रेजेंट है वो। जैसे ही तुम्हारा एक्टिव फॉर्म में होता है, इन लोग क्या करते हैं, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये इसके ऐसा लॉक इन की मॉडल है, देख सकते हो ऐसा लॉक इन की मॉडल है। तो ऐसे इन लोग क्या करते हैं, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इन लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं। मतलब फॉर मान लो यहाँ पे अगर कट लगा होता तो इन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइबर लाइक इन लोग यहाँ पे दरवाज़ा बना देते हैं कि यहाँ से भाई तुम्हारा ब्लड जो है बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा इनएक्टिव फॉर्म हो गया फाइब्रिनजन, ये तुम्हारा एक्टिव फॉर्म हो गया, दैट इज़ फाइब्रिन। ठीक है, ये तुम्हारी बात वही बोल रहा था मैं कि सॉल्युबल फॉर्म रहेगा मिक्स्ड इन ब्लड, इनसॉल्युबल फॉर्म होता है एक्यूमुलेटेड इन द डैमेज्ड एरिया विच प्रिवेंट द ब्लड लॉस। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम्हारा ब्लड लॉस जो तुम्हारा एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेटेड इन द डैमेज एरिया, पहली बात तो तुम्हारा फाइब्रिन वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, साथ में जो तुम्हारे डेड सेल्स होते हैं, डेड आरबीसी, अगर वहाँ पे कट लगा है तो कुछ आरबीसी भी डेड हो जाते हैं, तो वो आके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अगर देख लो, फाइब्रिन है, ब्लड सेल्स है और डैमेज टिश्यू है। ठीक है, ये सब एक्यूमुलेट होंगे एक जगह पे। देखो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का बनाया मैंने, यहाँ पर नहीं अगर दिख रहा होगा तो मैं बताया तो यहाँ पे साइड में बाहर आपका कुछ आपके रिमेनिंग डैमेज टिश्यू भी आपके यहाँ पे ऐसा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, ताकि आपका ब्लड मतलब पास ना हो, और यहाँ पे एक्यूमुलेट अगर हो जाएंगे इस एरिया में तो ये क्या करेंगे, ब्लड लॉस को रोकेंगे। ठीक है, एक्यूमुलेटेड इन द डैमेज एरिया प्रिवेंट ब्लड लॉस एंड हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर, यही तुम्हारा है इट इज़ ब्लड क्लॉटिंग। एकदम जितना ईजी फॉर्म में बता सकता था बताया मैंने आप लोगों को यहाँ पे। कुछ अगर डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, और कुछ तो बचा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग को हार्ट देखना है, हार्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ कुछ अगर डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करना। बाकी लाइक मोस्टली शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, थैंक यू।